मंच पर बेहद पसंदीदा कवि मेरे बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा लोग उनको सुनने का है। 15 मिनट के इस समय में मुझे 18 कवियों पर अपनी बात रखनी है और ये लगभग असंभव है। तो मुझे अभी इस बात के साथ एक प्रस्ताव भी मैं अगले आयोजन के लिए दूंगा कि जब हम लोग सत्र करेंगे तो हर सत्र में कम से कम 15 मिनट का समय उस सत्र के कवियों के वक्तव्य के लिए हम रखेंगे, तो शायद ज्यादा न्याय हो पाएगा। तो बहुत फौरी तौर पर कुछ बातें, और मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी बातों को किसी आलोचकीय टिप्पणी की बजाय मध्य प्रदेश के कवियों के स्वागत वक्तव्य के रूप में देखा जाए, क्योंकि उसी की गुंजाइश है इस समय सीमा में। कुछ बातें फुटकर तौर से मैं कहना चाहूंगा कि कल जब कविता पाठ हो रहा था तो बाहर अनौपचारिक रूप से कुछ बातें हो रही थी हम लोगों की, अलग अलग लोगों से। तो उन बातों में कुछ चीजें आई और वो मध्य प्रदेश के कवियों पर बात करने से पहले वो 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। कि सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि जो कविता सुनने वाले हैं उनकी ग्राह्यता को लेकर के भी थोड़ी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कभी कभी ये लगने लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि एक ही तरह की कविता की ग्राह्यता हो, और ये एक समय में कैसे संभव हो सकता है या ऐसा संभव होना कितना औचित्यपूर्ण हो सकता है। तो इस पाठकीय ग्राह्यता के सवाल पर भी हम लोगों को जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम पाठक के तौर पर या कविता के प्रेमी के रूप में किसी एक खास किस्म की संकीर्णता की ओर बढ़ रहे हैं कि जो काव्य वैविध्य हमारे समय में मौजूद है उसका रिसेप्शन हम उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। और ये कवियों के साथ भी है। बहुत सफल और स्थापित कवियों से जब आप बात करके आप उनसे कभी राय लेने की कोशिश करें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो अपनी ही तरह की कविता लिखने की राय प्राय दिया करते हैं। तो ये पाठकीय ग्राह्यता का सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस खतरे को भी मैं साफ कर देना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई सरलीकरण कर लिया जाए कि इस काव्य वैविध्य के नाम पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस सब को हम कविता मान लें। कोई ऐसी भी मजबूरी हमारी नहीं है और उससे भी बचने की जरूरत है। एक और समस्या जो आस्वाद के स्तर पर आ रही है वो ये कि जो सोशल मीडिया का उभार है और जो प्रकाशन की सर्वसुलभता है उसने एक खतरा कविता के लिए यह भी पैदा किया है कि जो हमारी भाषा की महान कविताओं के एकदम सफल मुहावरे हैं उनको उधार लेकर के और उनकी भाषा का अनुसरण करके जो कविताएं लिखी जा रही हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी थोड़ी सख्त जांच परख की हमें जरूरत है कि ऐसी कविताओं के साथ हम करें क्या करें। कविता में नए विषय आ रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं और नई भाषा भी आ रही है, लेकिन एक सवाल मैं ये आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि क्या कविता में केवल नए विषयों की आमद को ही हम महत्वपूर्ण मानेंगे या उनको बरतने के जो तरीके हमारे हैं उन पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। ये कुछ केवल प्रश्न है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। 90 के दशक की जो कविता थी उसने जिस तरह हमारे समय के बड़े ही महत्वपूर्ण और त्रासदी से भरे हुए सवालों पर गौर किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी सांप्रदायिकता या मंडलीकरण के बाद आने वाला जो बाजारवाद। और उसके बाद अचानक हम देखते हैं कि 2000 के दशक के बाद जब अस्मिता विवश पर आधारित कविताएं ज्यादा आ गई हैं, जिसमें स्त्री स्वर भी हैं, दलित स्वर भी हैं और हाशिए के अन्य स्वर भी हैं, तो क्या हम उन व्यापक प्रश्नों से कहीं पीछे हट रहे हैं अस्मिता विवश की उस भागदौड़ में? इस पर हमको बातचीत की जरूरत है। और यह भी जरूरत है कि क्या स्त्री स्वर या दलित स्वर को लेकर के जो कविताएं सामने आ रही हैं, क्या उनका अपना कोई रचनात्मक सौंदर्य भी है या वो केवल प्रचारात्मक लहजे में लिखी जाने वाली कविताएं हैं? तो ये कुछ सवाल हैं जो कल मेरे मन में आ रहे थे। मुझे लगा कि बातचीत करने से पहले ये बात यहाँ कही। कल हमारे बीच राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य मध्य प्रदेश की कविता को लेकर के दिया है और उन्होंने गहरा खाका खींचा, और खास तौर पर हिंदी और उर्दू, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे 2 अलग अलग भाषाएं हैं ही नहीं, उनकी केवल 2 अलग अलग लिपियां हैं, लेकिन समय और राजनीति जिस तरह से बदली है तो उसमें तो हिंदी को एक दूसरा ही रूप दे दिया गया है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बेहद विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि जो नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो हर नाम ऐसा है कि जिस पर 1 घंटे बातचीत की जा सकती है, वैसा अवकाश यहाँ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश
कि जो कविता की समझ मेरे भीतर है, तो मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने लेना चाहूंगा कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ 10-12 कवि हैं और नाम लेने के जो खतरे होते हैं उसमें हमेशा ये खतरा होता है कि कोई नाम छूट जाता है। लेकिन ये आप मेरा अपना समझ सकते हैं कि मेरा जो अनुभव है कि मुक्तिबोध, चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवत रावत, विष्णु खरे, पवन करण, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी जी यहाँ मौजूद हैं, उदय प्रकाश, कुमार अंबुज, और वरिष्ठता क्रम में नाम नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर, अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी। यानी ये जो पूरा एक ताना बाना बनता है मध्य प्रदेश की कविता का, वो इन नामों के इर्द गिर्द है और इन नामों ने वो परंपरा निर्मित की है मध्य प्रदेश की कविता की। मैंने कहा कि हर नाम ऐसा है जिस पर 1 घंटे बात की जा सकती है, तो उस पर हम नहीं आएगा। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, और एक बार नलिन सर को बहुत मैं कहूंगा कि ये बड़ा नवोन्मेषी विचार था कि एक ऐसा विनिमय किया जाए कि मध्य प्रदेश के कवि आए और लखनऊ में आए और उत्तर प्रदेश के कवि वहां जाए। लेकिन एक नई बात मेरे मन में आई कि क्या कविता को हम जब इन भौगोलिक दायरों में देखते हैं तो किस तरह से देखना चाहिए हमको? क्या है केवल ये कह देने से काम चलेगा कि मध्य प्रदेश की कविता है, या कह देने से काम चलेगा कि उत्तर प्रदेश की कविता है, या उसके साथ में गहरा सवाल भी जुड़ना चाहिए? तो मैंने ये विचार किया कि जो हमारी हिंदी कविता है और उसकी जो लंबी परंपरा है, उसमें स्थानीयता के कितने महत्व की बातें जो लिखी हैं, या जो बड़े कवि हमारे यहाँ रहे हैं उनकी कविता में स्थानीयता किस तरह से आई और उस स्थानीयता का महत्व क्या है और क्या उसकी जरूरत है। और आधुनिक कविता में देखते हैं, खासतौर पर जो युवतम पीढ़ी है, मैं इसको थोड़ा कहूंगा तरीके के साथ कि उसने स्थानीयता से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। हमारे मंच में देखिए जो कवि मौजूद हैं, खासतौर पे मैं नीलेश जी की बात करना चाहूंगा कि उनके यहाँ जो जहाँ वो रही है, जहाँ वो पली बड़ी हैं, वहाँ की भाषा और वहाँ का जो सांस्कृतिक वातावरण है, या वहाँ की जो त्रासदियाँ भी हैं उस कस्बे की, वो जिस तरह से आती हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो चीजें गायब होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और उसका एक कारण है कि जो हमारी बिल्कुल नई पीढ़ी है वो अपने आप को एक विश्व नागरिक समझती है और उसको लगता है कि स्थानीयता के बहुत सारे जो आग्रह हैं वो एक देसीपन का मामला या पिछड़ेपन का मामला हो सकता है, और उसको लगता है कि मुझे तो बहुत महान कविता लिखनी है तो बहुत बड़े सवालों से रूबरू होगी। तो ये जो भौगोलिक स्थानिकता का सवाल है, इसको समझने की जरूरत है कि एक कवि जो कविता लिख रहा है, क्या उसकी कविता से हम उसके आसपास के स्थानीय समाज को समझ पाने की स्थिति में है। और हिंदी में स्थानीयता का तो इतना बड़ा कलेवर रहा है, और कथा में देखें तो रेणु और प्रेमचंद के यहाँ है, कविता में देखें तो मुझे सबसे अधिक जो सांद्रता स्थानीयता की दिखती है वो त्रिलोचन में दिखती है। हालांकि त्रिलोचन को बाद में कहना पड़ा था, अनिल जी मौजूद है बीच में, कि प्रगतिशील कवियों की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, क्यों कहना पड़ा था, तो त्रिलोचन के पास। तो मेरी दिलचस्पी जरूर है कि जब हमने इस तरह का आयोजन शुरू किया है, किसी खास प्रदेश के कवियों को हम सुन रहे हैं, तो क्या ये जो स्थानीयता का प्रश्न है, चाहे वो स्थानीयता की राजनीति हो, चाहे वो स्थानीयता की संस्कृति हो, चाहे वहां के समाज का वो दृश्य हो, किस तरह से आता है। और मैं अपनी बात को और अधिक साफ करने के लिए मध्य प्रदेश के कवि जो कि मेरे प्रिय कवि हैं, हमारे बीच अब नहीं है, विष्णु खरे जी की मैं एक कविता उनके सामने रखना चाहूंगा। और ये कविता जो है, इसकी जो भाषा है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए इसके उच्चारण में जो गलतियां होंगी उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। ये कविता है हिंदी मालवी में एक अरज। नहीं साहब, हम उधर फैजाबाद से नहीं आई रिया का, हम तो रतलाम के चढ़े। ये बाई या छोरा हमारा नहीं, पर हम लोग दरवाजे के नजीक संडास से सलंग बटी गया था। कई तरह गर्दी बहुत थी, टिकट हमारे करने थी, रात में कहीं मालूम पड़ हजूर के रिजर्व कंपार्टमेंट। हाँ साहब, कुछ क्षण खूब चल ही रिया था, डब्बा में से चढ़ी उतरी रिया था, खूब धूम मस्ती की सरकार। हमसे भी किया जोर से जय बोलो रे, नहीं बोलते तो कई पतों मार का फिर उतार ही देता। नहीं साहब, अपने को नहीं मालूम, प्लेटफार्म में कहीं भी हो, उतर के देखता तो अपनी यहाँ जगह भी चली जाती। फिर गाड़ी थकी तो अचानक गड़फत्तर चलने लगा,
कंसरे में से किरासन उड़ने लगे। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े हुकुम, और हम दबी गए। मालूम नहीं पड़ा कि कुचला के मरे कि अंगार में जलते हुजूर, हमने कभी किसी का कुछ नहीं किया। मैं मजदूरों की तलाश में अहमदाबाद जा रहा था काका साहब, ये पाइन और ये इसका छोरा अपने गांव। आपके मन में सुना है बहुत दया है, हमारे जैसा बेकसूर मरने वाला के लिए वजूद। इसी कारण अर्ज करने हाजिर हो गए। दास साहब, हमारी भी कुछ सुनवाई समाखत हो, कुछ तो इंसाफ हो माए बाप, हमारी बात कोई नहीं बोलता। हमें तो अब आज तक मालूम नहीं कि बात कहीं थी। हम तो बसे बोगी के फर्श पर जरा सी जगह में बैठी गया था मालक। इतनी बड़ी गाड़ी में सरकार हमें जाना वो बहुत दूर नहीं था। 4 कलाक में अहमदाबाद पहुंची जाता हूँ तुम, 4 कलाक में अहमदाबाद पहुंची जाता था। तो ये कविता मैंने इसलिए विष्णु की बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण कविताएं अन्य भी है, लेकिन ये कविता जो मालवी का रंग हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी स्थान विशेष के कवि को पढ़ रहा हूँ और उसकी कविता में उसकी स्थानीय भाषा का, उसकी बोली का अगर कोई शब्द नहीं आता है, तो कभी कभार मुझे निराशा होती है। अब इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन वो जिज्ञासा भी तो पैदा करते हैं, हमें ढूंढने के लिए मजबूर भी करते हैं। और इस तरह के उदाहरण अगर आप देखें तो हिंदी कविता में बहुत सारे हैं। हमारे जो बीच के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि है पंकज चतुर्वेदी, उनकी एक कविता ही है जिसमें वो अवधि के बारे में कहते हैं कि इससे निहुर कर मिलना चाहिए। निहुर कर मतलब झुक करके मिलना चाहिए। तो अपनी बोलियों से झुक करके मिलने की ये जो कवायद अगर हम कविता में कर सके और उसको पाठक तक पहुंचा सके, तो वो स्थानीयता के सवाल का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो मैं काफी समय भूमिका में ये ले लिया है। मैं बहुत जल्दी जो कवि हमारे बीच में हैं, और शुरुआत में सबसे वरिष्ठ कवि राजेश जोशी से करूंगा, और उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन एक पाठकीय नजरिया जो मुझे उनकी कविताओं में नजर आता है, बहुत जल्दी से ये कहते हुए कि वो जो उनकी कविता की साधारणता के साथ आने वाला विट है, और जिस तरह से उसको वो राजनीतिक व्यंग्य में रूपांतरित करने में समर्थ होते हैं, और साथ ही साथ जो भाषा की व्यंजनात्मकता उनके भीतर है। अब ये बातें भी मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि ये बातें मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, शायद कहने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है, लेकिन ये एक मेरा पाठकीय नजरिया है। और जो खास बात यह है कि जो हिंदी कविता की परंपरा में बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं कि उनकी प्रतिबद्धता को लेकर के बहुत सारे विचलन देखने को मिलते हैं। वो कभी थोड़ा बाएं हो जाते हैं, कभी थोड़ा दाएं हो जाते हैं। राजेश जी की कविता यात्रा में ये नहीं है, और वो प्रतिबद्धता के प्रति जो पूरा समर्पण है, उसमें आप कहीं 1 इंच भी विचलन नहीं देख सकते हैं। और अगर वो जीवन में है तो वो उसी तरह कविता में है, ये उनकी विशेषता है। और आज का जो हमारा समय है जिसमें झूठ का ये ताना बाना पूरे वैभव के साथ मौजूद है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि राजेश जी कवि की आवाज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, हमें इसको समझना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमको आपको लगता है कि कविता का विषय हो भी सकती है या नहीं, लेकिन उनके साथ वो चलते हैं अपने जीवन की जो गृहस्थी है, जो प्रेम है, जो रोजमर्रा का जीवन है, उसके संबंध है। उन पर ऐसी तमाम कविताएं हैं जो हर कविता अपने आप में सहेज कर रखने लायक है। कभी रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि जो अच्छा साहित्य है तो तरकारी बेचने वाले की भाषा में लिखा जाना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि सारी कविताएं तरकारी बेचने वाले की भाषा में ही लिखी जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम मुक्तिबोध कहाँ रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर तरकारी बेचने वाले तक हमारी कविता की बात पहुंच रही है, सब्जी बेचने वाले तक पहुंच रही है, तो वो बड़ी बात है। राजेश जोशी की कविता की सफलता यही है। आपकी कविता सीबीएसई के पाठ्यक्रम में रही है, और वो बच्चे कई बार मुझसे कहते रहे कि बाकियों की कविताएं नहीं समझ में आती, लेकिन ये वाली कविता बहुत आसानी से समझ आती है। तो एक उनकी कविताओं की सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ के मैं नीलेश जी के बारे में कुछ बातें करूंगा। एक उनकी कविता है मेटल डिटेक्टर, जिसमें लिखते हैं कौन डरता है, कौन डरता है शब्द से, जीन पाते हो जिस समाज में बहुत कम लोग, लिखा हुआ शब्द, शासक वहां शब्द से नहीं डरता, डरता नहीं, और बोले गए शब्द का आकाश होता ही है, होता ही है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा, होता ही कितना बड़ा है, कितना। तो अब नीलेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं उनका बहुत पुराना शिक्षक हूँ,
और जब हम लोग कविता लिखना सीख रहे थे तब उनकी हंडा कविता वो पूरे वृत्त पर छाई हुई थी, समकालीन हिंदी कविता के, और हम लोग की स्मृति में भी वो बनी हुई है। और अभी मुझे मौका मिला था एक ऑनलाइन कार्यक्रम पर हमें उसको अच्छे करने का। एक साथ बहुत सारी चीजें उनके यहाँ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलेश जी को अगर कोई ये कहे कि वो केवल और केवल स्त्री कविता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये बहुत अधूरी सी बात होगी। और मुझे लगता है कि यही उनकी खासियत है, क्योंकि उनको इस तरह के किसी दायरे में रख करके नहीं, उन्होंने उन सारे सवालों पर बातचीत की है जो मुख्यधारा का कोई और कवि करता है। और वो जो लेबलिंग है, वो ऐसी कोई लेबलिंग उनके आप नहीं कर सकते, चाहे वो सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे भूमंडलीकरण का सवाल हो, वो उपभोक्ता संस्कृति और वैश्वीकरण का सवाल हो, वो सारी चीजें। और यहाँ तक कि जो एक विक्टिम टाइप की इमेज स्त्री की बनती है अक्सर कविता में, वो तो उसको बिल्कुल ध्वस्त करती हुई चलती है। और जो हमारी परंपरा में स्त्री होने का एक गौरव, जिसकी मुनादी बार बार की जाती है और उसके नगाड़े पीटे जाते हैं, उस गौरव को तो उन्होंने बिल्कुल किनारे रख दिया है। और बिल्कुल मुक्त स्त्री की जो छवि है, जैसे प्रसव पीड़ा को लेकर के या जन्मदिन की यातना को लेकर के बहुत सारी कविता मैंने पढ़ी, लेकिन ये चौंकाने वाली कविता थी जब वो कहती है कि यह तो नरक है, नरक जन्म देना एक यातना से गुजरना है। पहली जुलाई तक की डायरी में 21 कविताएं आपकी हैं, जिसमें जन्म और मातृत्व को लेकर के एक लंबी श्रृंखला है। कैसे कि स्त्री मन परिवर्तित होता है, क्या चीजें उसमें आती हैं, और उसके साथ ही साथ जो साधारणता का विशेष है वो उनकी कविता में पूरी विनम्रता के साथ मौजूद है, बिना कोई क्रांति का शोर मचाए हुए पूरी सहजता के साथ। ये जो समय की जटिलता और समस्याग्रस्तता है और मध्यम वर्गीय जीवन की जो रोज की दृश्यावलियां हैं, उनको वो हमारे सामने रखती हैं। और खास तौर पर जो कंटेंट की अंतर्वस्तु की जो सघनता है, उसको अगर हम देखें तो वो उनकी कविता का शिल्प या सौंदर्य है, उसको वो आच्छादित नहीं करती, और यही उनकी काव्यात्मक डिवाइस है। बहुत सारी बातें कहने को हैं, लेकिन मैं समय को, घड़ी को देख रहा हूँ कि जल्दी से हम लोग कविताएं सुने। लेकिन एक कविता जो कि गंज बासौदा शहर पर है, वही स्थानीयता का सवाल फिर सामने आता है। 2 लाइनें को पढ़ूंगा कि दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर बसा गंज बासौदा शहर धूल की चपेट में, हालात इतने बदतर हैं कि उड़ने वाली धूल के कारण लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से निकलते हैं। किसानों को बाइट देनी नहीं आती अभी, और गेहूं तो बोलते ही नहीं है। हमाल दूर कहीं बीड़ी भौंकते पीठ सीधी कर रहे होंगे। सोचो, अभी अंतिम पंक्ति में पूछे कि सोचो अगर बोलने दिया जाता किसान को, क्या बोलता, तो क्या मंच पर मौजूद है निरंजन जी, और मेरे बहुत आदरणीय हैं, और हम लोग 11 साल बाद मिले हैं 2011 में जयपुर के कार्यक्रम में। नहीं, जयपुर में भी और ग्वालियर में। तो मुझे लगता है जयपुर 12 नहीं 11 जयपुर 12। तो जयपुर 2012 में हम लोग एक ही कमरे में रुके थे, और बहुत सुखद अनुभव था इतने सालों बाद मुलाकात हुई। मैंने जब निरंजन जी की मैं बहुत दिनों से पढ़ता रहा हूँ, लेकिन हर वो एक मेरी पाठकीय समस्या भी हो सकती है कि उनको एक घेरे में कैद कर दिया गया है निरंजन जी को। और क्या कहा जाता है उनके बारे में कि वो घरेलू जीवन की कविताएं हैं, और बड़े स्थानीय किस्म के बिंब हैं, रोजमर्रा के जीवन का जो प्रेम है, जो संबंध है, उन पर केंद्रित कविताएं हैं। तो 2006 में ज्ञानोदय का एक युवा कविता विशेषांक आया था, जिसमें बहुत सारे लोग कविताएं थी, मेरी भी कविताएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस विशेषांक के प्रारंभ में छपा हुआ एक लेख विजय कुमार जी का, और वो लेख, उसका शीर्षक था कवित्व ही कवित्व है, झारखंड से खंडवा, और वो काफी विध्वंसक लेख था। और उस लेख, चूंकि विशेषांक में मेरी भी कविताएं थी, तो मैं भी बड़ा सहज महसूस कर रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने उस लेख को पढ़ा, तो उस लेख में केवल एक कवि की तारीफ थी, और वो कवि थे निरंजन शुक्ल, जो हमारे पीछे बैठे। विजय कुमार जी ने उसमें सबको ध्वस्त कर दिया था। और उस लेख में जिस कविता की बातचीत की थी उन्होंने, और वो कविता थी जुगलबंदी।
और मुझे लगता है कि जिसने जुगलबंदी कविता को नहीं पढ़ा है निरंजन जी की, उसको ढूंढ के पढ़ना चाहिए। और वो एक ऐसी कविता है कि जो इनकी छवि बननी चाहिए थी गंभीर हिंदी कविता में, वो उस कविता के माध्यम से वो चीजें सामने आती हैं। वो मैं लोग नहीं समरण कर पाऊंगा, क्योंकि आप देखिए ये है उसी सांप्रदायिकता की समस्या पर, लेकिन उस सांप्रदायिकता की समस्या का जो एक कला रूपक के दृश्य के रूप में संबद्धीकरण है, वो बिल्कुल अद्भुत है। कविता पढ़ने से पहले सिर्फ इतना बता दूं, क्योंकि पूरी कविता नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये गोधरा का जो कांड हुआ था, गोधरा की बोगी में जो आग लगने की बात थी, जो घटना थी, एस्सेक्स बोगी की बात है इस कविता में। लेकिन एस्सेक्स बोगी की उस घटना में वो क्या जोड़ा गया है कि उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर और उस्ताद शफात अहमद खान के तबले की जुगलबंदी हो गई। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। यथार्थ का ऐसा पुनर्निर्माण तो बहुत कम कविताओं में देखने को मिलता है, क्योंकि मार्मिकता का एक बिल्कुल अलग स्तर यहाँ पर निर्मित हो रहा है कि एक त्रासदी है, एक तरफ त्रासदी है और दूसरी तरफ कला का इतना उदात्त रूपक है। जुगलबंदी नहीं, यह प्रार्थना थी दरअसल कि लहलहा उठे मुरझाई फसलें, बहने लगे झरने सदियों से सूखे, भर जाएं उजास से अंधेरी सुरंगें दुनिया की, स्पंदन होने लगे पत्थरों में। चरम पर जब पहुंची जुगलबंदी, आंखें मुदी और प्रार्थना में उठे हुए थे हाथ। अल्लाह ने ले लिया था सभी को अपने अमान में, देवता बरसा रहे थे फूल आकाश से। एस्सेक्स कोच पर उन फूलों का भी जिक्र नहीं है फोरेंसिक रिपोर्ट में। चलती रही जुगलबंदी, समय भी था भौचक रुका हुआ एक जगह कि आखिर कौन कर रहा है किसकी संगत। यह एक काफिर और एक मलेच्छ की जुगलबंदी थी जो दुनिया को एक लय में बांध देना। ये निरंजन जी की कविता है और इससे उनके काव्य व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे यही हैरत होती है कि ऐसी कविता लिखने वाले कवि को जगह जगह मध्यम वर्गीय घरेलू और गृहस्थी के अनुभवों का कवि बताया जाता है। ये उनके साथ अन्याय है। आशुतोष जी नहीं है, आए रास्ते लीजिए, एंट्री ले तो बहुत अच्छी है। लंबी उम्र है, आप एक बात होने जा रही है। आशुतोष जी अभी भी आए हैं और ठीक निरंजन जी की तरह ही हम लोगों के पढ़ाई के दिनों में वो भी कविता के सुपरस्टार थे हम लोगों के लिए, और जब कभी देखने का मौका मिलता था तो हम लोग उनको सुनते जाते थे और कुछ मुलाकात। जितने सुंदर खुद हैं उतनी ही सुंदर उनकी कविताएं हैं, और वो इतना ज्यादा सौंदर्य है, इतना अद्भुत कसा हुआ शिल्प है, एक एक शब्द बिल्कुल चुन करके सजाया हुआ है उनकी कविताओं में। और ऐसा लगता है कि अगर कहीं गलती से एक शब्द खींच लिया तो ये जो सुंदर भवन है इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और कई बार तो ये कविता का जो उनका भवन है इतना सुंदर और पवित्र लगता है कि उसमें प्रवेश करते हुए भी डर लगता है। और ये भय कैसा है कि जैसे घर में पूंछा लगा हुआ चिकना फर्श हो और उसमें घुसते समय आपको डर लगे। और वो डर दो चीजों का होता है कि एक तो फर्श गंदा हो जाएगा और दूसरे अगर आपके भीतर संतुलन नहीं है तो फिसल कर गिरने का खतरा भी होता है। तो ये बहुत सुंदर कविता है। और एक जो कवि के भीतर स्पृहा होती है ना कि कई बार लगता है कि ये कविता मैंने क्यों नहीं लिखी। तो आशुतोष देवी की कुछ सुंदर कविताएं देख करके ऐसा लगता है कि ये कविता मैंने क्यों नहीं लिखी। इन्होंने खुद भी ये बात लिखी है जो बात मैं कह रहा हूं, अपने एक आत्मकथन में खुद भी कहते हैं कि ऐसी अनेक कविताएं जिनके भीतर प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन उनके कुछ बिंब, कुछ बिंब कहन का कोई ढप, किसी पंक्ति का विन्यास, भाषा को बरतने का अंदाज, कोई ठिठका हुआ अनुभव, कोई अनचीनी कोशिश, और इन सब को अपर्याप्त ठहराते हुए वह कुछ जिसे ठीक है रहता खींचता और अपनी बार बार होता मुश्किल कई बार पहचानना। ये पंक्ति कुछ भ्रष्ट हो रही है मुझे लगता है। लेकिन एक इसी वक्ता में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि दुख तो आप सरलता से लिख लेते हैं, लेकिन सुख को लिखना ज्यादा कठिन चुनौती है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि एक कोई खास तरह की जानबूझकर खींची हुई परिधि है जो उन्होंने चारों ओर बना ली है, लेकिन ये एक कवि व्यक्तित्व की ईमानदारी है।
अगर काव्य संसार में कुछ तनाव और द्वंद्व निश्चित और स्वीकृत भी हैं या उसके कुछ निर्धारित आयाम भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह की काव्यात्मक पारदर्शिता है। यह नदी दोनों तरफ बह रही है, तुम जिस तरफ देखते रहोगे बह जाओगे उसी तरफ। देखते रहना ही बह जाना है। अक्सर देखने वालों के दो हिस्से हो जाते हैं, एक साथ अलग अलग दिशाओं में बहते हुए उनका आधा हमेशा अपने दूसरे आधे की तलाश में रहता है। दो अधूरेपन विपरीत दिशाओं में बहते हुए एक दूसरे को पूछते रहते हैं। समुद्र इस नदी का इंतजार करता है। वसंत जी की बात करूंगा। कल हमने उनकी कविताएं सुनी और इस समय काफी चर्चा में है वसंत जी उनकी कविताएं, और इतना अद्भुत उनका व्यक्तित्व है। जब वो रिटायर हुए तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी और उनकी उम्र में इतना ज्यादा अंतर है। नहीं तो मुझे लगता था कि मुझसे 2-3 साल ही कुछ बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से वो फोन पर बात करते हैं, जिस तरह की मैत्री वो निभाते हैं, तो उनके रिटायर होने पर मुझे आश्चर्य हुआ। और मैंने उससे पूछा कि क्या सचमुच रिटायर हो गए? उन्होंने कहा मैं सचमुच रिटायर हो गया। वो जो सहजता है व्यक्तित्व की, कोई फाक नहीं है, तो कविता में भी है। जीवन का जो अनुभव उसकी बिंबों का जैसा प्रयोग करते हैं, और खास तौर पर जो बेचैनी उनके अंदर है वो इस बात को लेकर के है कि जो जीवन की आफत आती है उसमें अलग से कोई संसार है छूटता जा रहा है। उनकी कविता में तो मौजूद है, और उस खींचते जाने की, उस क्षरण की डिटेलिंग, उसकी विवरणात्मकता पूरे सौंदर्य के साथ उनकी कविता में आती है। कोई गहरा राजनीतिक संदर्भ भी होगा जो आमतौर पर अगर कहा जाए तो शायद चुभ जाए तीर की तरह, लेकिन वो इतनी मासूमियत के साथ उनकी कविता में आता है कि वो विचलित तो बाद में करते हैं, उससे पहले वो आश्चर्यचकित करते हैं, उससे पहले उनकी कविता हमको विस्मित करती है। तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं समेटूंगा, मुझे लगता है समय बहुत कम हो रहा है ना। तो लेकिन एक कविता है उनकी जनेऊ, उसकी 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां उन्होंने शायद कल पढ़ी नहीं थी आपने, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा कि ब्राह्मण कुल में जन्मा और जनेऊ धारण नहीं किया, मेरा तो यह जीवन अकारत गया, हाय मैंने क्या किया। ऐसा नहीं कि मेरा ब्राह्मण तो कभी जागा ही नहीं और मैंने पहनी नहीं जनेऊ, लेकिन जनेऊ को लेकर तजुर्बे मेरे कभी ठीक ठाक नहीं रहे। मसलन एक बार नर्मदा में तैरते समय मेरे हाथों में उलझ गया था जनेऊ, और मुझे डूब मरने से बचाने की मानवीय भूल की थी कुछ लोगों ने। ऐसे ही मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। कार का स्टीयरिंग घुमाते समय भी जनेऊ समस्या पैदा कर रहा है। प्रेमिका के लिए बाहें फैलाते समय मुझे लगता है कि उससे बड़ी शायद कुछ नहीं हो सकती, अगर प्रेम करते समय जनेऊ आपके हाथ में लगा सकता है। तो वसंत जी की कविता तो बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, समय कम है, और बहुत सारे वरिष्ठ कवि हरिओम राजौरिया जी, न जाने कब से हम लोग उनको पढ़ते चले आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और कवि के साथ साथ वो संस्कृति कर्मी भी है। और उनकी कविता में न कोई जटिलता है और न कोई ऐसी बहुस्तरीय काव्यात्मक बनावट है। बहुत छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहते हैं, और जो कविता की पोजिशनिंग है वो उसकी परिधियां भी बहुत संक्षिप्त वैचारिक परिधियां हैं, और उनका जो कला और संस्कृति का रुझान है वो भी कविता में स्पष्ट दिखाई देता है। जिन्होंने बचाव में उठाए हथियार वे हाल में मारे गए, जिन्होंने नहीं उठाए हथियार वे आ गए निर्दोष मृतकों की सूची में। जो हथियार भर बोले धर लिए गए हथियार कहने के जो। तो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कह देते हैं। मणिमोहन जी की कविताएं मैंने हाल में ही पढ़ी हैं, बहुत अभी मुलाकात भी आपसे हुई थी जयपुर में, और अनुवाद से आई हुई जो भाषा की चुस्ती है वो उनकी कविताओं में है। शिल्प की संक्षिप्तता का जो निर्वाह है, बहुत छोटी छोटी कविताएं, और उन कविताओं में भी जो पंक्तियां हैं बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं। जीवन की समस्याओं और झंझावातों के बीच वो कहते हैं कि कविता मेरे लिए एक शरण स्थली है जहाँ वे विश्रांति की तलाश में जाते हैं। एक कविता उनकी जो संभवतः उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी है। स्कूल गई है गौरैया, अभी घर में पसरा है सन्नाटा, 2:45 बजे होगी छुट्टी, 3 बजे तक लौटेगी गौरैया, आते ही फेंकेगी अपने जूते बरामदे में और बस्ता ड्राइंग रूम में। कैसा रहा स्कूल पूछेगी उसकी माँ, तिरछी नजरों से देखेगी अपनी माँ को, फिर झटकेगी अपने पंखों से मरे हुए शब्दों की धूल और मुस्कुराएगी, और फिर चहक उठेगा पूरा घर, बस आती होगी गौरैया। संग्रह में भी कविता आपके है,
तो मृतकों का ऐसा निर्वाह जो है वो एक मुझे नई बात लगी उन्होंने किया है। बहुत कुछ कहने की इच्छा है लेकिन जल्दी जल्दी नाम मैं ले लूँ। प्रदीप मिश्र जी की कविताएं कल उन्होंने सुनी और क्योंकि उनकी पैदाइश गोरखपुर की है तो उनको मध्य प्रदेश का मानने का तो मन नहीं करता लेकिन मानना ही पड़ेगा। मुझे उत्तर प्रदेश का मान ले रहे इतने ज्यादा कवियों पर कब्जा हम लोग कर सके। हाँ, लड़ाई वही है एमपी और उत्तर करना है। प्रदेश की। तो प्रदीप जी की जो कविताएं हैं वो जो हमारी परंपरा है कविता की, कभी कभार ऐसा लगता है कि जो नया कवि है वो अपनी परंपरा से कितना जुड़ता है या उस परंपरा की समृद्धि का कितना एहसास उसको। अभी मैं कल बात चर्चा कर रहा था, परिहास का विषय है, बिना नाम बताए कहूंगा कि एक कवयित्री मिली जिनका संग्राम है, तो उन्होंने मुझसे कहा बताइए कि ये मंगलेश जी यात्रा वृत्तांत के अलावा कविताएं भी लिखते थे। तो मैंने कहा कि अच्छा आपने यात्रा वृत्तांत पढ़ी? उन्होंने कहा कि वो मोटे मोटे उपन्यास लिखते थे। तो मैंने कहा उन्होंने उपन्यास लिखे, तो उन्होंने बताया कि मेरा संग्रह आने वाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो किसी को पता ही नहीं है, कुछ दिन पहले कानपुर में किसी ने मुक्ति बोध का नंबर मांग लिया था। तो अब ये स्थिति है कि आप कविता लिख रहे हैं, कविता फेसबुक पे लिख दे रहे हैं। मैं जेएनयू में रिफ्रेशर में था तो वहाँ सब लोगों को कहा गया कि अपनी दो कविताएं आप लोग सुनाइए, क्या सुनाइए। तो वहाँ एक महिला जो एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी, वो विनोद कुमार शुक्ल की कविता को अपना कह करके सुना रही थी। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैडम क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो लिखती नहीं हूँ, बेटे से कहा था तो उन्होंने व्हाट्सएप पे तो जिसमें परंपरा की प्रति ऐसी अज्ञानता और ऐसी अवहेलना हो, तो प्रदीप मिश्र को मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि अपनी पूर्ण परंपरा के प्रति बहुत गहराई से उनका जुड़ाव है और सजग नागरिक के कविताओं को देखते हैं। उत्पल बनर्जी हमारे बीच हैं, उनको मैं बहुत लंबे समय से पढ़ता रहा और जितने समर्थ अनुवादक हैं उतने अच्छे कवि हैं। उनका संग्रह बहुत पहले आया था, दोहा बहुत उदास है, और बहुत उसकी चर्चा भी हुई थी और हम लोगों ने इसकी कविताएं पढ़ी थी। जो भाषाओं और संस्कृतियों की आवाजाही उससे जो अनुभव अधिगत होते हैं उनको उत्पल जी ने बेहद सांद्र और गाढ़े अनुभवों में रूपांतरित करके अपनी कविता का निर्माण किया है। जो हमारा जीवन है लगातार सभ्य होता हुआ, आधुनिक होता हुआ, उसमें एक साधारण नागरिक की क्या त्रासदी है उस पर उनकी बहुत गहरी निगाह है। अंधेरा बढ़ता ही जाता है, श्याम पड़ते जाते हैं उजाले के मानक, मगर जगर मगर पृथ्वी के ठीक पीछे भूख की काली परछाई में थके पंथ फड़फड़ाती है। पूरी कविता नहीं पढ़ पाऊंगा। सुरेंद्र रघुवंशी की कविताएं कल उन्होंने देखी। सुरेंद्र जी आंदोलन के ताप से बने हुए लेखक हैं और उस ताप से जो खरापन मिलता है वो उनकी कविता में है। और जो छोटी छोटी उनकी कविताएं हैं वो मित कथन के शिल्प में बनी हुई है, जो लगता है कि उनकी विशेषज्ञता है। यहाँ तक कि जो उनकी थोड़ी बड़ी कविताएं हैं उसमें भी छोटे वाक्यों में ही वे अर्थसृजन करते हैं। बहादुर पटेल जी हम लोगों के मित्र हैं, बहुत पुराने और बहुत प्रशंसक हम लोग उनकी कविताओं के रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कम समय में मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दो बातें जरूर कहूँगा कि संसार में रहते हुए भी जब उसमें मौजूद अन्याय की एक धारा है, जो स्ट्रीम है, उसका प्रतिपक्ष बहादुर जी की कविताएं रचती हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि जो भीतर का एक अवसाद है और जो उसका स्तरीकरण है उस अवसाद का, उसको वो अपनी विकलता के साथ संबद्ध करते हैं। और लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद सावधानी के साथ उनकी कविता में है। एक तरफ एक आर्त पुकार उनकी कविता में है, तो दूसरी तरफ एक ताकतवर प्रतिकार भी है, रेजिस्टेंस भी है, और दोनों का एक बहुत ही सम्यक संतुलन उनकी कविता में है। शोक के अस्तित्व से परिचित होते हुए भी तो उसकी सजगता की जो ताकत है उससे वो दुनिया को सावधान करते हैं। धरती से बड़ा है मेरा दुख, आंखों से टूट कर गिरा मोती, बहा ले जाएगा सब कुछ, फिसल जाएगी या पृथ्वी अपनी धुरी से। अनिल करमेले जी स्पष्टता और निष्पक्षता की कविताएं लिखने वाले, और आजकल तो हम लोग उनकी कविता पोस्टरों के बहुत क्या कहेंगे फैन है। एक तरह से बहुत सुंदर पोस्टर बना रहे हैं, परिसर में भी लगे हुए हैं ढेर सारे पोस्टर। उनका अभी कुछ दिन पहले बहुत लंबे अंतराल के बाद उनका दूसरा संग्रह बाकी बचे कुछ लोग आया है, जो चर्चा में है। जो एक लंबी काव्य यात्रा उनकी रही है, उससे उनको अनुभव मिला है, और उस अनुभव के कारण काव्याभिव्यक्ति के स्तर पर भी और संवेदना के स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर वे बेहद परिपक्व हैं।
एक तरफ उनकी कविताओं में जो मध्यम वर्गीय नॉस्टैल्जिया है वो भी है, तो दूसरी तरफ जो भूमंडलीकरण के बाद आया वो बाजारवाद है। उसके विभिन्न जो प्रभाव हैं उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। सब कुछ पाकर भी उसका मन बेचैन रहता है। हर तरफ अपनी जयघोष के बावजूद वह जानता है कि कुछ लोगों को अभी तक जीता नहीं जा सका, कुछ लोग अभी भी सिर उठाए उसके सामने खड़े। नीलोत्पल जी बैठे हुए हैं और एक ऐसे कवि में से हैं, बहुत लंबे समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ, और लगभग उसी पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी के हम लोग हैं, 2000 के बाद आई हुई पीढ़ी के कवि चुपचाप लिखते हैं, महत्वाकांक्षाओं से दूर हैं। लेकिन उनको भी ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे कुछ ऐसे कवियों में से हैं जिनको मैं ढूंढ करके पढ़ता हूँ, और जहाँ कहीं उनकी कविताएं मिलती हैं मैं पढ़ता हूँ। उसका खास एक कारण है कि ये जो युवतम पीढ़ी है उसमें वे एक ऐसे कवि हैं कि प्रकृति के जो रूपक लगातार उनकी कविता में आते हैं, पेड़ है, पृथ्वी है, उनके संग्रहों के नाम भी इसी तरह से हैं। लेकिन उन रूपों के साथ व्यवहार करते हुए भी और ऐसा करते हुए भी मौलिक समस्याओं के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उससे वो कहीं चूकते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं कि प्रकृति है तो बाकी कुछ नहीं, तो लोकतंत्र की विडंबना हो या विस्थापन की पीड़ा सब उनके यहाँ मौजूद है। मैं आखिरी हिस्से में आ गया हूँ, तो अब तो घबराए नहीं। स्वर्ग और नरक में सिर्फ इतना थोड़ा कविताओं को आप छोड़ दिया। सिर्फ इतना सा अंतर है, एक का द्वार भीतर की ओर खुलता है, एक का बाहर। हमारे पास रोशनियां नहीं है, हम खड़े हैं कटे पेड़ों के नीचे। मुमकिन है हमारे नंगे सर सोच रहे हो छाया के बारे में। कल तो कवियत्रियों की हमने कविताएं सुनी, निहल शाह और आरती मिश्र, और मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैंने पहले आप लोगों को नहीं सुना था, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कल आपको सुनना एक उपलब्धि थी मेरे लिए, क्योंकि ये कविताएं दोनों ही कवित्रियों की जो कविताएं हैं एक साथ आपको रोमांचित भी करती हैं और विस्तृत भी करती हैं। और मैं अपनी जो राय रख रहा हूँ वो कल सुनी कविताओं के आधार पर ही रख रहा हूँ। निहल जी की जो रंगों के चुनाव की कविता थी और अस्पताल के अनुभव की जो कविता थी, और खास तौर पर वो सांस लेना सिखाने के उस क्रम में अपनी ही सांस के टूटने का जो प्रसंग आया था आपकी कविता में, जब सचमुच बहुत मार्मिक था। वो आपकी भाषा भी बहुत अच्छी है और कविताओं की प्रस्तुति का अंदाज भी बेहद अच्छा है। आरती जी ने भी आंदोलित करने वाली कविताएं सुनी, अब मैं उदाहरण यहाँ नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। मिथकीय कहानियों के बीच के जो स्पेसेस हैं, जो जगह हैं, उसमें जिस तरह की जिज्ञासाओं की अनगूंज वो तलाशी है उन्होंने अपनी कविताओं में, वो सचमुच अनूठी है। क्योंकि परंपरा को प्रश्नांकित करना बहुत साहस का काम है, और मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करूंगा कि ये मेरे अध्ययन की सीमा है। मैंने आप लोगों की कविताओं को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस अनभिज्ञता से जो मेरा ये विकसित अनुभव है, तो आप लोगों को पढ़ने की ललक पैदा हुई है, और हिंदी कविता के इलाके में आप लोगों का जोरदार स्वागत है। प्रतिभा जी और संध्या जी को मैं नहीं पढ़ पाया, और मैंने शायद मंजिल सर से बात हुई थी कि कुछ कविताएं भेज देंगे, लेकिन उनकी कविताएं मुझे मिल नहीं पाई। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और कविताओं के लोकप्रियता के नाते मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इंतजार है कि आप लोगों की कविताएं मुझे सुनने को मिले। अंत में बस इतना है कि प्रसाद की बहुत कोट की जाने वाली पंक्ति है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। कविता में भी ऐसा ही होता है कि जब आप समझदार होते हैं तो कविता की तुलसी खत्म हो चुकी होती है। तो लेकिन इससे भी आगे की एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार यौवन चला जाने पर भी समझदारी नहीं आती। मुझे लगता है कि कवि को इस बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि जब उसकी कविता का यौवन चला जाए तो कम से कम समझदारी आ जाए, और अगर ये नहीं होता है तो मुझे लगता है कहीं कोई समस्या है, ये खतरे की बात है। तो एक कवि की परिपक्वता की जो यात्रा है उसमें बेहद जरूरी बात है। मलयाज लिखते हैं कि भाषा के भीतर जो अनुभूति है, भाषा के बाहर कर्म, और कविता इन दोनों की संधि पर। कविता सच्ची बनती है भाषा के भीतर की अनुभूति से, और बड़ी बनती है भाषा के बाहर के कर्म से। पौने जीवन से बड़ी कविता नहीं पैदा होती। और मैंने शुरुआत की थी मध्य प्रदेश के कवि की कविता से, और खत्म कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की कविता की केवल एक पंक्ति से कि सन्नाटा छा जाए जब मैं कविता सुनाकर उठूं, वाह वाह वाले निराश होकर के कर जाए।